दोस्तों नमस्कार। आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो इस स्कीम को आप जैसा देख सकते हैं कि 12 नवंबर को इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम और साथ में एक और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च किया था पीएम ने। तो लेट अस सी। सबसे पहले तो ये जो स्कीम बनाया गया है, दिस इज अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 45L ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट। तो ये तीन एक्ट इसलिए आ गए हैं कि 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बिकॉज इसमें रेगुलेटेड एंटिटी बैंक होता है, ठीक है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए आया कि इसमें एक रेगुलेटेड एंटिटी एनबीएफसी है, ठीक है। और इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट इसलिए आ गया कि इसमें रेगुलेटेड एंटिटी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स जो है वो आते हैं। अब हम आगे देखेंगे। देन दिस स्कीम जो है इट अमलगमेट्स बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज ऑफ 2018 एंड ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ 2019। तो ये तीन स्कीम अमलगमेट होके इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बना है। So this is like one nation one ombudsman approach and it is jurisdiction neutral। ये एक इसकी खासियत है कि इसमें jurisdiction खत्म हो गया, आप कहीं से भी कंप्लेंट किसी भी ombudsman को कर सकते हैं। अभी रेगुलेटेड एंटिटीज शब्द बार बार आएगा तो आपको याद रखना है कि जब भी मैं रेगुलेटेड एंटिटी शब्द का नाम लूंगा तो इसका मतलब बैंक, इसका मतलब एनबीएफसी एंड इसका मतलब सिस्टम पार्टिसिपेंट। सिस्टम पार्टिसिपेंट मतलब पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट, लाइक यू हैव एनपीसीआई। अभी देखते हैं कि बैंक में कौन कौन से बैंक, तो आपके तमाम बैंकिंग कंपनीज आ जाएंगे। न्यू बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक, तो तमाम जो भी बैंक हैं वो सभी आ जाएंगे। इसके अलावा कौन अपॉइंट करता है, तो इसमें रिजर्व बैंक अपॉइंट करता है ओम्बड्समैन को। कितने साल के लिए करता है, तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। फिर पावर्स क्या है रिजर्व ओम्बड्समैन के, तो ओम्बड्समैन जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस को डील करेगा, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज का डेफिशिएंसी इन सर्विस होगा। एंड ही हैज पावर्स टू पास एन अवार्ड लाइक इट इज कॉल्ड अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। और इनका एक चीज जो याद रखना आपको कि कितना अवार्ड पास करने का पावर है, तो 20 लाख रुपए तक अवार्ड पास कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्प्यूट होगा उसका कोई लिमिट नहीं है। मान लो कि 50 करोड़ का कोई एडवांस अकाउंट है, उसका रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो वो जा सकता है। बट जो मैक्सिमम अवार्ड है, अवार्ड इज कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस, दैट कैन नॉट बी एक्सीड 20 लाख एंड ₹1 लाख फॉर हरासमेंट और मेंटल एंग्विश। देन नॉन मेंटेनेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट में कौन सी चीज़ें जो कि यहाँ पे जो डेफिशिएंसी इन सर्विस जो मैटर्स नहीं आएंगे ओम्बड्समैन के पास, कमर्शियल जजमेंट, कमर्शियल डिसीजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, डिस्प्यूट बिटवीन वेंडर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, देन ग्रीवांस नॉट एड्रेस डायरेक्टली टू द ओम्बड्समैन, देन ग्रीवांस, जनरल ग्रीवांसेस विल नॉट कम अंडर दिस। स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिशिएंसी इन सर्विस क्या है स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। Then dispute which is initiated by regulated entity because in compliance of any law enforcing authority, कोर्ट ने या कोई लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी ने कुछ कहा बैंक को करने के लिए, तो वो डिस्प्यूट वहाँ नहीं जाएगा। देन सर्विस नॉट विद इन रेगुलेटरी परव्यू ऑफ आरबीआई विल नॉट कम टू ओम्बड्समैन। देन डिस्प्यूट बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज, दो रेगुलेटेड एंटिटी आपस में भिड़ गए, वो झगड़ा भी ओम्बड्समैन नहीं डील करेगा। देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इफ इट इज देयर, दैट विल आल्सो नॉट गो टू ओम्बड्समैन। देन कमिंग टू देन आल्सो इफ कंप्लेन गोज डायरेक्टली टू ओम्बड्समैन इट इज नॉट मेंटेनेबल। मींस कंप्लेनेंट को फर्स्ट ही हैज टू, बिफोर मेकिंग कंप्लेंट अंडर द स्कीम, ही हैज टू give written complaint to regulated entity, and then either the complaint is wholly or partly rejected by the regulated entity, or the complainant is not satisfied with the reply, or he has not received reply within 30 days। तो ये तीन कंडीशन जब होंगे
Either the complaint is rejected by the regulated entity, or he is not satisfied with the reply given by the regulated entity, or he has not received reply within 30 days, then only he can go to ombudsman. ठीक है. And for going to ombudsman he will get 1 year time. 1 year from which date? तो जो डेट को रिजेक्शन आ गया वहां से 1 साल, या जो डेट को रिप्लाई आया और रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है वहां से 1 साल, या फिर अगर कोई रिप्लाई नहीं आया है तो 30 दिन प्लस 1 साल. ठीक है. इसके अलावा नॉन मेंटेनेबिलिटी में इफ द कंप्लेंट इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी अदर ओम्बड्समैन या कहीं और किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो वो नेचुरली इट विल नॉट कम टू ओम्बड्समैन. ठीक है. इसके अलावा कंप्लेंट शुड नॉट बी अब्यूजिव, फ्रिवलस और वेक्सिशियस इन नेचर. Then complaint to the regulated entity was made before the expiry of period of limitation. अगर expiry period के बाद किया गया then again it is non-maintainable. Then complete information complainant has to provide. If complaint does not provide then again non-maintainable. And then complaint is lodged by the complainant personally or through an authorized representative other than an advocate, unless the advocate is the aggrieved person. ठीक है. Then process for filing the complaint, naturally it should be either personally or through an authorized representative. Scheme is jurisdiction neutral. So here what they have done, they have done a centralized receipt and processing center has been set up at Chandigarh, जहाँ पे initial handling of complaint in any language will be done. And there is this portal, a portal address you should know, https://cms.rbi.org.in. ठीक है. Then complaints can also be made through email or through physical form, postal, either physical form में postal या hand delivered कराया जा सकता है. It shall be addressed and sent to the centralized receipt and processing center for scrutiny and initial processing. Then initial scrutiny, if the complaint received is like suggestive in nature or is seeking guidance or it is an explanation, then it will not be treated as complaint. Then non-maintainable complaints shall be removed. Then remaining complaints shall be given to the ombudsman, and copy of the complaint shall also be forwarded to regulated entity. तो जो ombudsman को complaint जाएगा उसका एक copy regulated entity को भी दिया जाएगा. Then the ombudsman will have power to call for further information और further certified copies of document भी ombudsman मांग सकता है. इसके अलावा he will maintain complete confidentiality of information. Naturally he has to. Then resolution of complaints. So the process of resolution is the most important word that we should remember is agreement. तो ओम्बड्समैन का पूरा फोकस होगा कि दोनों पार्टीज को एग्री एक पॉइंट पे करा दिया जाए एंड द कंप्लेंट इज रिजॉल्व्ड. Proceedings are not very detailed, evidence bound, they are summary in nature. Then regulated entity has to file its reply within 15 days and ombudsman may grant further time, उनके discretion पे है. But if regulated entity does not respond then there is a danger of ex parte order or award. If it is ex parte order then regulated entity के लिए खतरा ये होगा कि then it will not have right of appeal. So that is why regulated entity has to take care to reply to whatever complaint is coming. Here also principle of natural justice applied. Both parties are heard properly by the ombudsman, then only order is passed. Then even ombudsman can, for the purpose of conciliation, it may organize meeting of both parties also. Then parties are expected to cooperate in good faith. Then amicable settlement is the main aim, will be the main aim of the ombudsman, and their settlement will be recorded and signed by both the parties. It will be deemed to be resolved when it has been settled. अगर regulated entity ने जो भी order था उसको settle कर दिया then it will be deemed to be resolved. या विदाउट ऑर्डर भी अगर उसने सेटल कर दिया है, अगर
customer is satisfied, has agreed that the resolution of grievance is satisfactory, or the complainant has withdrawn the complaint, then it will be considered as resolved. Then award shall be passed in the event of non-furnishing of document information, the matter not getting resolved, and the ombudsman shall take into account the principles of banking law. तो ये अवार्ड पास करने से पहले तमाम चीज़ें देखेंगे कि भाई बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस सारे फॉलो किए गए हैं नहीं किए गए, तो सब देख समझ के अवार्ड पास किए जाएंगे. तो देन maximum award, as we have seen earlier also, is 20 lakh rupees and 1 lakh rupees for expenses incurred, harassment, mental harassment. तो ये है. इसके अलावा copy will be of the award will be sent to both parties and complainant to furnish a letter of acceptance within period of 30 days. ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लेनेंट को कितने दिनों के अंदर देना है अवार्ड पास होने के बाद. अगर वो फर्दर अपील फाइल करना चाहता है कंप्लेंट, देन ही विल नॉट गिव हिज एक्सेप्टेंस. ठीक है. देन रेगुलेटेड एंटिटी शैल कंप्लाई विद द अवार्ड एंड इंटीमेट कंप्लायंस टू द ओम्बड्समैन विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. तो कंप्लेनेंट जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देगा अवार्ड का, तब से 30 दिन के अंदर उसको रेगुलेटेड एंटिटी को अवार्ड का कंप्लाई करना है, अनलेस इट हैज प्रीफर्ड एन अपील. अगर रेगुलेटेड एंटिटी अपील करना चाहती है तो नेचुरली इट विल नॉट कंप्लाई विद द अवार्ड, इट विल गो फॉर अपील. देन रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट. तो व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन? तो इफ इट इज नॉन मेंटेनेबल और इज इन द नेचर ऑफ ऑफरिंग सजेशन, सीकिंग गाइडेंस, एक्सप्लेनेशन, and it can reject the complaint at any stage if in his opinion there is no deficiency in service, the compensation sought is beyond the power of ombudsman, because compensation maximum ombudsman का 20 लाख है. Then complaint is not pursued by the complainant with reasonable diligence. complainant खुद ही ढीला पड़ गया कंप्लेंट करने के बाद, कुछ आगे वो बता ही नहीं रहा ombudsman को, तो वहाँ भी छोड़ दिया जाएगा. Complaint is without any sufficient cause और कंप्लेंट रिक्वायर्स इलेबोरेट डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस, तो वहाँ भी उसको फिर वो ओम्बड्समैन हैंडल नहीं करेगा. इट विल टेल द पार्टीज टू गो टू कोर्ट. एंड इन द ओपिनियन ऑफ ओम्बड्समैन देयर इज नो फाइनेंशियल लॉस और डैमेज और इनकन्वीनियंस कॉज टू द कंप्लेंट. अगर ओम्बड्समैन को लगता है देन ऑल्सो ही कैन रिजेक्ट द कंप्लेंट. अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी. नो अपील फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. जो मैंने एक्स पार्टी की बात किया था, तो वहाँ पे इसीलिए दिस इज डेंजरस फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज. देन रेगुलेटेड एंटिटी अग्रीव्ड बाय एन अवार्ड. अगर जो अवार्ड दिया ओम्बड्समैन उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो विद इन 30 डेज, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कितने दिनों में वो अपील कर सकते हैं. तो विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड और क्लोजर ऑफ कंप्लेंट, प्रीफर एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी. देखा. और देन अपील जो है वो द पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर फाइलिंग अपील शैल कमेंस फ्रॉम द डेट रेगुलेटेड एंटिटी रिसीव्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड बाय द कंप्लेनेंट. तो 30 दिन कब से काउंट होगा? तो जब से कंप्लेनेंट ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया. रेगुलेटेड एंटिटी इट मे बी फाइल्ड ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ. अब देखिए इसके लिए चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सैंक्शन होगा, उसी लेवल का ऑफिसर का सैंक्शन पे अपील फाइल होगा. इफ द अपीलेट अथॉरिटी मे इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट रेगुलेटेड एंटिटी हैज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग द अपील विद इन द टाइम, तो उनको 30 दिन का और फर्दर टाइम दे सकते हैं अपील फाइल करने के लिए. तो 30 दिन उनको ऐसे नॉर्मल मिलेगा और 30 दिन और एक्सटेंडेड टाइम मिल सकता है, अपीलेट अथॉरिटी दे सकते हैं. ठीक है. कंप्लेनेंट को भी अगर वो संतुष्ट नहीं है ओम्बड्समैन के फैसले से, तो गो फॉर अपील विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ अवार्ड और रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट. अगर मान लो ओम्बड्समैन ने कंप्लेंट रिजेक्ट कर दिया, वो बोलता है कि नहीं मैं अपील में जाऊंगा, तो कंप्लेनेंट को भी पूरा हक है. और यहाँ भी वही है जो रेगुलेटेड एंटिटी के साथ है, तो 30 दिन के अंदर उसको करना और फर्दर एक्सटेंडेड 30 दिन उसको और अपीलेट अथॉरिटी दे सकता है. देखा.
Then appellate authority secretariat shall first scrutinize and process the appeal, and उनको जो है आफ्टर गिविंग द पार्टी द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में, अब वो appellate authority जो है ही कैन डिसमिस, अलाउ द अपील, सेट असाइड द अवार्ड of the order of the ombudsman, remand the matter of ombudsman for fresh disposal, modify the order of ombudsman। तो उनको सारे अधिकार है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, एंड उनका अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर होगा उसका भी वही इफेक्ट होगा जो ombudsman का ऑर्डर का होता है। देन इसके अलावा जो चीज़ें रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ध्यान में रखनी है कि कस्टमर्स को फुल इंफॉर्मेशन मिले इस स्कीम के बारे में, उसका इंतज़ाम करना है। उसके लिए पहला चीज़ है कि फैसिलिटेट स्मूथ कंडक्ट ऑफ द स्कीम बाय इंश्योरिंग मेटिकुलस एडहेरेंस। देन द रेगुलेटर अपॉइंट प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, हर एक रेगुलेटेड एंटिटी को अपने लिए अपॉइंट करना है एट देयर हेड ऑफिस, जो मिनिमम जनरल मैनेजर रैंक के या उस इक्विवेलेंट रैंक के होने चाहिए। इसके अलावा हर एक उनके जो भी ऑफिसेस हैं, ब्रांचेज हैं, वहाँ प्रोमिनेंटली जो है उनका नोडल ऑफिसर का टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी सारा डिस्प्ले करना है। इसके अलावा ये आरबीआई का जो पोर्टल है ओम्बड्समैन का, इसको भी वहाँ पे अपने ब्रांचेज में, ऑफिसेस में डिस्प्ले करना है, और वो जो डिस्प्ले करेंगे दे शुड बी डिस्प्लेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। इसके अलावा कॉपी ऑफ द स्कीम सारे ब्रांचेज में अवेलेबल होनी चाहिए, कस्टमर्स अगर मांगते हैं तो उनको देने के लिए। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर वो वेबसाइट पे भी अपडेट होते रहना चाहिए रेगुलेटेड एंटिटी के। इसके अलावा जो चीज़ें ध्यान है ये है कि अगर कोई डिफ़िकल्टी है गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम, तो रिजर्व बैंक जो है वो उसको चेंज कर सकती है, बट इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ जो तीनों एक्ट है उससे इनकंसिस्टेंट होकर कोई भी चीज़ आरबीआई नहीं करेगा, उसको ध्यान में रख के करेगा। इसके अलावा ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आने के बाद ये 3 स्कीम रिपील कर दिया आरबीआई ने, नेचुरली ये तो ऑब्वियस है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जो पुराने जो पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं, अपील है, एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड है, ऑलरेडी पास्ड एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, तो शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ रेस्पेक्टिव ओम्बड्समैन स्कीम इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक इशूड देयर अंडर। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें वो कंटिन्यू करेंगे, बाकी फ्रेश जो भी होंगे वो नए में आ जाएंगे। तो विद दिस फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, and I am very happy you are liking my videos and giving your thumbs up. Also you are giving comments. I request you to give more comments, and if you feel that any topic is to be covered in the next videos, please give your suggestions, and please subscribe to the channel. Thank you very much.